नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? पढ़ाई आपकी अच्छी चलती होगी। अपन बात कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग में अपन ने सबसे पहली क्लास स्टार्ट 2 क्लासें इससे पहले हो गई है। कोई भी नया स्टूडेंट है वो एक बार अपनी पुरानी पहले की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में जाके चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर दोनों क्लासें अपलोड हो गई है। जिसने पहले वो क्लास नहीं देखी उसको एक बार देख कर आए। उसके बाद ये आज की तीसरी क्लास अपनी स्टार्ट होने जा रही है। तीसरा लेक्चरर होगा। उससे पहले मैं आज अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कल अपन ने हिस्टोलॉजिकल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और उससे पहले अपन ने डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में प्लांट ब्रीडिंग की अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी उस क्लास में। आज से अपना ये नया टॉपिक रहेगा मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जितने भी साथी नए इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लेवें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको नया अपडेट मिलता रहे। चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में मेजर अचीवमेंट क्या क्या है उसकी बात करेंगे अपन। जो उपलब्धियां है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है उपज में सुधार, इम्पोर्टेंट इन यील्ड। मेन पॉइंट होती है उत्पादन यील्ड। उपज में हमेशा सुधार कैसे किया जाए, ये पुरानी बातें अपन पहले की बातें कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 20वीं शताब्दी से विश्व ने सभी मुख्य फसलों की उपज में सतत बढ़ोतरी देखी है। सही बात है, 20वीं शताब्दी में विश्व ने सभी मुख्य अलग अलग फसलें हैं उनकी उपज में क्या देखी है, बढ़ोतरी देखी है। और वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में जानेंगे अपन नीचे। उसके बाद क्या क्या कितना प्रोडक्शन बढ़ा है अपने 1952 से 1970 के बीच में कितना प्रोडक्शन अपना बढ़ा है इसके बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं 20वीं शताब्दी में मुख्य फसलों की उपज सतह में क्या देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है। जो उपज कितनी थी, 5 से 6 गुना की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत में 1952 से लेकर 1957 तक गेहूं की उपज थी वो कितनी थी, 6.6 से बढ़कर कितनी हो गई है वर्तमान में, 27.1 क्विंटल हेक्टेयर हो गई है। ये 1997 तक की बात करें, अभी तो ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्विंटल हेक्टेयर हो गई थी। धान की उपज बढ़ी है वो 11.11 से बढ़कर 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। जैसा कि एक नीचे डायग्राम है उसके बारे में बताऊंगा। डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। द वर्ल्ड शो ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द यील्ड वर्ल्ड शो ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन यील्ड ऑल मेजर क्रॉप्स। जो मेजर क्रॉप्स है इन द 20 कंट्री इन द इन यील्ड इंक्रीज्ड बाय 5 to 6 times इन इंडिया। द यील्ड ऑफ व्हीट, जब व्हीट की बात करें व्हीट में इंक्रीज़ हुआ है 6.6 टू 27.1 क्विंटल पर हेक्टर। एक हेक्टर में कितना बढ़ा है, 6.6 से 27.1 क्विंटल पर हेक्टर बढ़ा है। एवं यील्ड एवं पेड़ी, जो धान की बात करते हैं अपन 11.1 से लगा के 29 क्विंटल पर हेक्टर, जो 1952 से लगा के 1997 एज शोस इन द डायग्राम बिलो। ओके, अपन नीचे डायग्राम इसके बारे में देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, बढ़िया दिखाई देगा आप सबको। चलिए, जिसकी उपज हुई है उपज के हिसाब से 1952 से लेके 1957 का जो टाइम रहा है उसके बीच में कितनी उपज ज़्यादा बढ़ी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ये इसका एवरेज बताया गया, इसकी कितनी उपज हुई है। जैसे कि इधर बताया गया क्रॉप कौन सी है, तो व्हीट और पेड़ी की बात कर रहे हैं अपन। जो 1952 में गेहूं में थी 6.6 से बढ़कर 1957 तक कितनी हो गई है, 27.1 हो गई है। और पेड़ी की बात करते हैं तो 11.1 से लगा के 29 हो गई, 29.0 तक बढ़ गई है। जब भारत में उपज 1 क्विंटल हेक्टर ये बताया गया, जो यील्ड बढ़ा है तो 1952 वो बात है इंग्लिश में लिखी है। चलिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम का मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलिए इससे आगे की बात करेंगे अपन। सेकंड मेजर अचीवमेंट आता है वो है गुणवत्ता में सुधार, यानी कि इम्पोर्टेंट इन क्वालिटी। किसी भी चीज़ की क्वालिटी में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। चाहे कोई भी क्रॉप होगी उसके बारे में क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि खेसारी दाल की अपन बात करते हैं, लेथाइरस सेटाइवस होता है ना, लेथाइरस सेटाइवस। इसके बीजों में क्या पाया जाता है, एक न्यूरोटॉक्सिन नामक एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो क्या होता है मानव स्वास्थ्य के लिए एक विषैला प्रभाव डालता है। न्यूरोटॉक्सिन होता है जो खेसारी दाल में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक विषैला प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से क्या होता है, टांगों में क्या हो जाता है, लकवा रोग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लेथाइरिज्म कहते हैं। ARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा खेसारी दाल को नई किस्म विकसित की गई है, जिसके बीज थे वो न्यूरोटॉक्सिन रहित थे। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। चलिए कुछ आगे बात कर लेते हैं। इट्स सीड्स कंटेंट neurotoxin, which is the toxin effect is human health, which is this effect is like become paralyzed, which reflect in letharism. A new variety is the Kesari dal was development by IRA whose seeds with free neurotoxin। ओके, अपन को ये बात अपन ने समझ ली। चलिए कपास, अब बात करेंगे कॉटन की। कॉटन में क्या होता है, मेजर ये इंपॉर्टेंट मेजर अचीवमेंट की बात कर रहे थे मैं। कपास में सेकंड नंबर आता है कॉटन। अच्छे कपास तंतु देने वाली किस्में कुछ विकसित कर ली गई है अपन उसके बारे में। जैसे कॉटन वेराइटी गिविंग गुड क्वालिटी होनी चाहिए, फाइबर्स हैव बीन डेवलपमेंट। क्या होने से कपास में एक तो अच्छी वेराइटी, गुणवत्ता युक्त वेराइटी होनी चाहिए, और रेशे वाली फाइबर्स हैव डेवलपमेंट, मतलब अच्छी क्वालिटी की और फाइबर्स डेवलपमेंट की गई है, ठीक है, डेवलप हुई है। उसके बाद गन्ना, शुगर कैन एंड शुगर बीट दोनों उच्च शर्करा वाली किस्में विकसित कर ली गई, मतलब अच्छे स्तर वाली। जैसे शुगर कैन होता है, गन्ना व शुगर कैन की अच्छी शर्करा की मात्रा में उसमें अच्छी विकसित हो, ऐसी किस्मों को डेवलप किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं तेल बीज फसलें, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे मस्टर्ड हो गया वगैरह वगैरह। उच्च तेल मात्रा देने वाली किस्मों को विकसित कर लिया, मतलब वेराइटी गिविंग हाई ऑयल कंटेंट की है, जो ऑयल सीड क्रॉप है, जो उसकी उच्च तेल मात्रा ज़्यादा देने वाली किस्मों को विकसित कर लिया है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो अच्छी, इसमें क्या है, आकर्षण गुणों व अच्छी गुणवत्ता वाली किस्मों को क्या कर लिया है, डेवलप किया है। अट्रैक्टिव एंड गुड क्वालिटी वेराइटीज़ हैव द डेवलपमेंट। चलो यहाँ तक आपको समझते रहिए, नोट्स बनाते रहे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे नई किस्मों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ द न्यू वेराइटी कौन कौन सी है। एक नंबर पे आती है गेहूं की अर्धबोनी किस्में, सेमी ड्वार्फ वेराइटी। अपन इसके बारे में पहले ही भी पढ़ चुके थे। अर्धबोनी किस्म किसने विकसित की गई थी, तो एनी बोरलॉग का नाम अपन को याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए एनी बोरलॉग, नॉर्मल ई बोरलॉग ने सेम्पी क्लीमेटी इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्पोर्टेंट। ये जो कहाँ से विकसित की गई अर्धबोनी, वो की गई है मैक्सिको से। कहाँ से, मैक्सिको से अर्धबोनी किस्म है वो विकसित की गई है। बोरलॉग ने क्या किया है, बोरलॉग ने जापानी किस्म की नोरिन जीन से क्या कर दिया, 10 से ड्वार्फ जीन को नोरिन जीन से निकाल के क्या कर दिया, गेहूं के जीनोम में समावेशित किया। इससे क्या हुआ, अर्धबोनी। चलिए तो क्या बात कर रहे थे, जापानी किस्म नोरिन 10 है, वो ड्वार्फ जीन को नोरिन जीन से निकाल कर क्या कर दिया, नोरिन जीन से निकाल कर क्या कर दिया, किसमें विकसित किया गया था, अर्धबोनी किस्मों में विकसित किया गया। नोरिन जीन है एक, और इसमें अर्धबोनी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। टेन ड्वार्फ इन किस्मों को मैक्सिको से विकसित किया गया। इन किस्मों को मैक्सिको से ICR में कहा लाया गया, भारत में लाया गया था। इन किस्मों को भारत में कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म है, ये अपन को, ये इस किस्म के बारे में बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन समय से विकसित किया गया 1963 की बात करेंगे। इन किस्मों को मैक्सिको में ICR भारत लेके आ गए थे, कब लाए,
1963, ये अपन को याद रखना है। इन किस्मों को भारत में कौन कौन सी, तो सोनालिका, कल्याण सोना किस्मों के रूप में दूसरा पुनः स्थापन किया गया था। कौन सा दूसरी बार पुनः स्थापन किया गया? ये किस्में निम्न अलग अलग लक्षण दर्शाती थी, जैसे कि अधिक उपज, ये हाई यील्ड वेराइटी थी। कौन कौन सी? हाई यील्ड वेराइटी। प्रकाश असंवेदी, फोटोसेंसिटिव वेराइटी थी। कंड रस्ट से रेजिस्टेंस थी। कौन सी वेराइटी? सोनालिका और अपन ने बात की सोनालिका और कल्याण सोना। ये इसमें कंड प्रतिरोधक थी, रस्ट रेजिस्टेंस, छोटा मजबूत तना, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टाफ, उच्च उर्वरक प्रक्रिया, हाई फर्टिलाइजर थी, रेस्पॉन्सिव। धान की, अब ये बात होगी, वीट की बात अपन ने कर ली। इसके बाद अपन बात करें इसके अचीवमेंट की। धान की अर्धबोनी किस्म है जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी हुई थी पेड़ी की। इसमें कौन सा जीन पाया गया था? वो डीजीवो जीन। इसमें टीचिंग इन नेटिव 1 और IR8। डीजीवो जीन है वो बोनी, शीघ्र पकने वाली जापानी धान की कहाँ की किस्म? ताइवान किस्म थी। और टीचिंग नेटिव है 1 व RI8 दोनों किस्मों कहाँ से विकसित की गई? IRI से फिलीपींस में विकसित किया गया था। IARI फिलीपींस से विकसित की गई थी। और टीचिंग नेटिव ARI दोनों किस्मों को 1967 में, ये बात ध्यान रखनी है अपन को कि कब विकसित की गई? 1967 में भारत में लाया गया था। इनके लक्षण क्या है? इनके कैरेक्टर अलग अलग है, अपन इसके बारे में देखते हैं। एक तो ये किस्मों का मुख्य कैरेक्टर था वो ये लोडिंग रेजिस्टेंट थी, नहीं गिरने वाली किस्म थी। ठीक है। उर्वरक प्रतिक्रिया, फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिटिव थी। हाई यील्ड वेराइटी थी, मतलब अधिक उपज देने वाली किस्म थी ये। प्रकाश संवेदी, फोटोसेंसिटिव, प्रकाश से संवेदित किस्म थी ये, संवेदनी। और बात करेंगे संकरण किस्में, हाइब्रिड वेराइटी थी। हाइब्रिड वेराइटी कौन कौन सी जिसे अलग अलग है? इसमें जो मक्का की बताई गई है संकर, जो वेराइटी है मक्का की, संकर किस्में हैं मक्का की। संकर किस्में कौन कौन सी है? गंगा सफ़ेद 2 हो गया। दक्कन हाइब्रिड वेराइटी मेज, गंगा सेफ्ट 2 दक्कन। ज्वार की किस्में कौन कौन सी है? ये मोस्ट किस्में, इनको नोट कर लेना आप सभी। आपको यहाँ पे ज़रूर एक नहीं दो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम हो गया किसी भी में आपको पूछे जाएंगे, जैसे BHO हो गया, JRF में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वार की संकरण किस्में CSS1 CSS11, हाइब्रिड वेराइटी सोरगम CSS1 to CSS11। ठीक है, यहाँ तक बात होगी अपनी। बाजरा की संकर किस्में, बाजरा की संकर किस्में कौन कौन सी है? तो वो है, बाजरा की संकर किस्में है PHB10, RH40, BH104 और BK 506। ठीक है, चलिए आगे। कपास की कुछ, बाजरा की, एक मिनट सॉरी, बाजरा की अपन ने बात कर ली। अब के कपास की संकरण किस्में कौन कौन सी है इसमें देख लेते हैं। H4 है, S6 है, CSB 156 है, AKH 468, सुगाना, ये सब किसकी किस्में हैं? कॉटन की किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीघ्र परिपक्वता, ईयरली मैच्योरमेंट, फसलों के परिपक्वता काल को क्या कर दिया है? कम कर दिया गया है। और कपास जो पहले 270 दिन में पककर 270 दिन में पकती थी, अब वो कितने दिन में पक जाएगी? 170 दिन में। इसकी परिपक्वता क्या हो गई है? कम हो गई है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द क्रॉप हैज़ बीन reduced. Cotton which they used mature in the 270 days, the no mature हो जाती है 170 डेज़ में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो अपन बात करेंगे। इसके बेनिफिट्स है जैसे कि उत्पादकता में क्या हो जाता है? उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। उत्पादकता में वृद्धि होगी, अधिक से अधिक फसलें, एक से अधिक फसलें होती है, मोर देन द वन क्रॉप। लेट सीजन में पीड़कों से बचाव होता है इनसे। और है फसलों का मैनेजमेंट होता है, हेल्पफुल इन क्रॉप ऑफ मैनेजमेंट। खर्च पीड़कनाशी से स्प्रे में, इसमें स्प्रे और पेस्टिसाइड का यूज़ अपन वैसे इसमें कम होता है, जिससे नुकसान कम। ये इसके बेनिफिट्स थे, अलग अलग लाभ इससे अपन को ऐसी क्रॉप से मिलते हैं। शीघ्र परिपक्वता मैच्योर हो गई है क्रॉप में। चलिए आज का अपन ने कितना पढ़ लिया वो मैं रिवाइज़ करवा देते हैं, अपन रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ तक अपन ने आज का जितने भी साथी अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ से अपन ने जो भी नए स्टूडेंट आए एक बार
देख लें। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था उपज में सुधार, इम्पोर्टेंट की बात की, 20वीं सदी मुख्य फसल, ये 5 से 6 गुना, इसके बारे में अपन ने पढ़े। क्विंटल वगैरह वगैरह यहाँ से 11 पॉइंट से बढ़कर 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको अच्छे से समझा दिया कि उपज 1952 से लेकर 1957 के बीच में टनों के बीच में कितनी हुई। तो ये गेहूँ की है 6 ये उपज पेड़ी की होगी 11 से 29 के बीच में भारत में 1 क्विंटल हेक्टेयर के बीच। और ये वही इंग्लिश मीडियम शिक्षक। चलिए इसके मेजर अचीवमेंट अपन ने बात की थी कि गुणवत्ता में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। केसारी दाल की बात कर दी अपन ने, कौन सा रोग हो जाता है इससे, लकवा रोग हो जाता है पैरों में टांगों में, कौन सा रोग हो जाता है, लकवा। कपास कॉटन की बातें की, अलग अलग तंतु देने वाली फाइबर्स डेवलपमेंट की गई है। गन्ना शुगर केन के बारे में बात कर ली अपन ने। चलिए आगे तेल और बीज वाले ऑयल सीड के बारे में बात की अपन ने। फसल व सब्जियों के बारे में पढ़ा। नई किस्मों का डेवलपमेंट कैसे होता है वो वैरायटी अपन ने देख ली अलग अलग। गेहूँ की अर्धबोनी किस्म कैसे विकसित की गई नॉर्मल इवोलॉग से, अपन ने कहाँ से मैक्सिको अर्धबोनी किस्म विकसित की गई थी तथा इसमें कौन सा जीन मिलाया गया, नोरिन 10 जीन को टार्पजीन नोरिन 10 से निकाल के गेहूँ की समावेश किया गया, अर्धबोनी किस्मों के विकसित किया गया। और 1963 में किस्मों को मैक्सिको से कहाँ के ICR भारत लेके आ गया, ICR न्यू दिल्ली। इन किस्मों को भारत में सोनालिका व कल्याण सोना किस्मों के रूप में विकसित दूसरी बार पुनः स्थापित किया गया। चलिए यहाँ पे मैंने आपको किस्म वगैरह बता दी। तो चलिए आज का अपनी क्लास का यहीं तक, अगला लेक्चर कल से अपन कल या आने वाले सेशन में करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास देख के, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देवें। और जो भी साथी नए आए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट BSc वाले कोई भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।